नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं जो आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं वो गवर्नमेंट की सारी जो लीडिंग वेबसाइट्स और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स है वहां से कलेक्ट किए जाते हैं। ये सीरीज आपके लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी, उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा लाभप्रद सिद्ध होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअस देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल में उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग उसके लिए हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर ले, साथ ही जो हमारे इंस्टाग्राम का पेज है उसको भी जरूर फॉलो कर ले। तो आइए देखेंगे किन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये आपका स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 है ना। तो इस तरीके के कोई भी जो सूचकांक इंडेक्स जो है नीति आयोग जब से आया है तो वो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की तरफ काम कर रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ काम कर रहा है। तो जो आपका नीति आयोग है उसमें ऐसा समझिए आप कि अगर वो कोई भी इंडेक्स को निकाल रहे हैं और उसमें स्टेट और जो आपके यूटीज वगैरह हैं उनको रैंकिंग दे रहे हैं, तो उससे होगा क्या कि अगर कोई स्टेट अच्छा परफॉर्म कर रहा है वहां पर तो दूसरा जो स्टेट है उसको देखकर वो भी वहां पर क्या होगा, उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा, आगे बढ़ने के लिए वो भी कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा, एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी में एनहांसमेंट देखा जाएगा। तो ये नीति आयोग का एक इंडेक्स है, इसको देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड पेपर में रख सकते हैं आप, ठीक। इसके बाद जो है माधवपुर घेड़ जो आपका फेयर है ना, गुजरात से रिलेटेड है, ये आपका आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, जीएस पेपर 1 में रख सकते हैं। स्वनिधि से समृद्धि स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह के लिए जो है एक तरीके से ऐसा समझिए कि सोशल सिक्योरिटी या वेलफेयर के लिए ये स्कीम्स हैं आपकी, है ना। तो सेकंड पेपर में रख सकते हैं आप। वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट 2005 का है ये आपका, ठीक है ना। और सेकंड और थर्ड पेपर दोनों में ओवरलैप होगा ये आपका। तो ये जो है आपका एक्ट अभी इसके अंतर्गत समकालीन संदर्भों में जो हमारी आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप इसको संशोधित करने की आवश्यकता महसूस हुई, उसी से रिलेटेड है ये आपका, इसको देखेंगे। इसके बाद माइक्रो प्लास्टिक की बात करेंगे। एक जो आपकी स्टडी आई है, जर्नल आया, उसमें बताया गया है कि ये जो है बहुत खतरनाक है। तो पहले भी समझिए कि हमारे यहाँ जो प्लास्टिक वगैरह में बैन भी लगा था, है ना। आप देख रहे थे ना कि 50 माइक्रोन से नीचे वाली जो जो थिकनेस है उससे कम होगी, तो उसको हम लोग प्लास्टिक का यूज कम करेंगे। मेनली ये आपका डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल जो भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये वाइबल है। वाइबल कैसे, लोगों के यूज के लिए किसी भी शेप में जो है इसको ढाला जा सकता है। फिर दूसरी चीज है अवेलेबिलिटी भी जो है इसकी ये आसान है, उपलब्धता, ठीक है। तो ये मेनली जो है एनवायरमेंट में नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, क्योंकि इसका जो आपका बायोडिग्रेडेशन जिसको आप बोलते हैं, जैव निम्नीकरण, वो बहुत स्लो होता है ना। तो रिसाइकल नहीं हो पाता ये। तो ये आपके जो आपके वातावरण में जैसे जल है ना, जल में जाके मिल जाएगा, मिट्टी में जाके मिल जाएगा, तो काफी लंबे समय तक ये जो है आपके एटमॉस्फेयर में पड़ा रहता है ना, बना रहता है। तो इसका बायो एक्यूमुलेशन मतलब एक ही जो आपका, देखिए दो चीजें आपने सुनी होगी, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है ना। तो होता क्या है, जब एक ही ट्रॉपिक लेवल में उसका संचयन हो रहा है तो उसको बोलते हैं जैव संचयन, बायो एक्यूमुलेशन। फिर जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ये आपका ट्रांसफर हो जाता है कोई भी चीज, तो उसको बोलते हैं हम क्या, कि मैग्नीफाई हो गया, मैग्निफिकेशन, है ना। तो ये आप लोगों ने देखा होगा। तो ये अल्टीमेटली जैसे वाटर बॉडी को भी संदूषित कर रहा है ना। और गाय वगैरह और जो पशु वगैरह हैं उनको भी खा लेते हैं भोजन के साथ, उनकी भी मृत्यु देखी जाती है। तो ये अल्टीमेटली ये जो है वातावरण के लिए, एटमॉस्फेयर के लिए, एनवायरमेंट के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। इसलिए इस तरीके के आर्टिकल को हम हमेशा फोकस करते हैं, ठीक है ना। आगे की ओर देखेंगे हम, एनवायरमेंट का पार्ट है, इसको आप रख सकते हैं थर्ड पेपर में। तो सबसे पहला जो टॉपिक है इसको डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि ये जो आपका इंडेक्स है ना, इसका राउंड 1 है ये। तो लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो भैया नीति आयोग ने किया गया। किस डेटा पर ये बेसिस है आपका, है ना, जो इसका बेसिस बनाया है, जो इसको जिसको आधार बनाया है डेटा को, तो 2019-20 के डेटा को इन्होंने आधार बनाया है।
इसमें जो है 6 पैरामीटर्स को लिया गया है, जिसके आधार पर जो है रैंकिंग दी गई है स्टेट्स को, फिर यूटीज को। तो वो 6 पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं। तो पहला जो डिस्कॉम कंपनी है ना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती हैं, उनके परफॉर्मेंस से रिलेटेड है पहला पैरामीटर। दूसरा कि जो स्टेट जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उसके संदर्भ में एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी, है ना ये। तीसरा जो है आपका कि जो भी स्टेट्स हैं, है ना, जो भी आपकी यूटीज है, वहां की सरकारों ने जो आपकी हरित ऊर्जा के संदर्भ में जो आपके इनिशिएटिव हैं वो किस संदर्भ में, किस तरीके से और किसने जो है कितने अच्छे तरीके से उसको अपनाया है। तो क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव का एक वहां पर डायमेंशन लिया गया। उसके अलावा फिर एनर्जी एफिशिएंसी की बात है। पर्यावरण के संदर्भ में सतत सतत पर्यावरणीय विकास के लिए कौन से आयाम जो है सरकारों ने अपनाए हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो नए इनिशिएटिव या नवाचार जो है ना, किस स्टेट की गवर्नमेंट ने, यूटी की जो आपकी गवर्नमेंट है उसने अपनाया। ये 6 जो है पैरामीटर्स लिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो मानक है आपके वो जलवायु परिवर्तन और जो हरित ऊर्जा उनसे रिलेटेड है क्या। तो जो ट्रांजिशन वाला जो फेज चल रहा है उसी को रख के जो है भारत के लक्ष्य जो है, जैसे आईएनडीसी के तहत हमारा 2030 का लक्ष्य है, ठीक है ना। और क्लाइमेट चेंज के जो आपके नेगेटिव इंपैक्ट देखे जा रहे हैं उसको भी एड्रेस करने की हर देश की अपनी वैयक्तिक जिम्मेदारी भी है, ठीक है ना। उसी के दंश के रूप में हम लोग नई नई पैंडेमिक, नई नई बीमारियां देख रहे हैं ना, तो उन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए इसको प्रिपेयर किया गया है, ठीक है। और राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक इस तरीके का अपने आप में ये ऐसा जो इंडेक्स है, ये पहला ऐसा इंडेक्स है जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आपकी हरित जो आपकी ऊर्जा है और जलवायु परिवर्तन से संदर्भित जो भी समस्या है उसको एड्रेस करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश किस तरीके के प्रयासों को अपना रहे हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि कंपोजिट जो स्कोर है स्टेट एनर्जी और क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1 का, इसमें स्टेट और यूटीज को कैटेगराइज किया गया 3 ग्रुप में, ठीक है ना। पहला रनर के रूप में, दूसरा अचीवर्स और तीसरा एस्पिरेंट, ठीक है। तो इसमें जो है आपका कैटेगराइज किया गया साइज और ज्योग्राफिकल डिफरेंसेस के आधार पर भी, जैसे लार्जर स्टेट हो गया, स्मॉलर स्टेट हो गया, देन आपका यूटी हो गया। तो लार्जर स्टेट में जो गुजरात, केरला और पंजाब है, इन्होंने टॉप 3 रैंक जो है वो प्राप्त की है, किस संदर्भ में, परफॉर्मर के संदर्भ में, ठीक है ना। और स्मॉलर स्टेट में गोवा जो है आपका टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है, उसके बाद त्रिपुरा है, देन मणिपुर है। चंडीगढ़, दिल्ली और दमन दीव और दादरा नगर हवेली जो है आपका वो आपका टॉप परफॉर्मर से यूटी की लिस्ट में, है ना। केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में बताइएगा किस जो है पार्ट में संविधान में है ये आपका आर्टिकल, जैसे आप पढ़ते हो ना 239, तो किस जगह है, कौन से आर्टिकल से रिलेटेड है आपका यूटीज का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसको किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ना, संविधान में क्या व्यवस्था है यूटीज के लिए, ये बताइएगा आप। और अभी कितनी यूटीज है हमारे भारत में, है ना, कमेंट करके बताया करिए। और आप लोग जो है सपोर्ट बनाए रखिए, तभी हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है ना, ठीक है। इसके बाद जो है झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो है ये बॉटम 3 स्टेट्स है लार्जर स्टेट की कैटेगरी में, ठीक है। इसके बाद पंजाब जो है बेस्ट परफॉर्मर है डिस्कॉम के परफॉर्मेंस में। केरला ने टॉप किया है एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी और रिलायबिलिटी कैटेगरी में। हरियाणा जो है बेस्ट परफॉर्मर है आपका क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव में, जो लार्जर स्टेट्स के अंतर्गत जिनको आपको वर्गीकृत किया गया। तमिलनाडु जो है एनर्जी एफिशिएंसी कैटेगरी में जो है आपका बेस्ट परफॉर्मर है, ठीक है। जो माधवपुर गेहेड़ आपका फेयर है, तो हमारे अभी महामहिम जो आपके राष्ट्रपति जी हैं उन्होंने यहाँ पर इनॉग्रेशन किया है, जो 5 दिन का आपका ये फेयर लगता है माधवपुर घेर, जिसको बोला जाता है गुजरात के पोरबंदर में, ठीक है। अब इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। तो गुजरात सरकार का जो आपका संस्कृति मंत्रालय है उसके सहयोग से भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी का जो पवित्र मिलन हुआ उसको सेलिब्रेट करने के लिए हर साल इस मेले का आयोजन किया जा रहा है ना। अब ये हर साल जो है एवरी ईयर आप देखेंगे तो 5 दिन के लिए इसको आयोजित किया जाता है ना। कब से, रामनवमी से, ठीक है ना। तो ये आपका कल्चरल फेयर है, ऑर्गेनाइज किया जाता है मेनली किसके बैकग्राउंड में, तो ये कृष्णा जी की जो आपकी कृष्ण भगवान की जो शादी हुई थी रुक्मिणी जी से उससे संदर्भित है आपका, ठीक है ना। इसमें जो आपके फोक बिलीफ है, जो आपका मतलब लोक मान्यता है, लोगों की जो मान्यता है उसके हिसाब से ये बोला जाता है कि ये जो माधवपुर घेड़ जो आपका विलेज है ये विटनेस है आपका किसका, उनके मिलन की साक्षी रहा है ये आपका, है ना, ठीक है, भगवान कृष्ण और रुक्मिणी देवी की, ठीक है। अब ये कनेक्ट करता है ये फेयर किसको, तो गुजरात और नॉर्थ ईस्ट रीजन को। इसमें एक एकीकृत सांस्कृतिक जो है
संदर्भ जो है वहां पर देखा जा सकता है, इंटीग्रल कल्चरल बॉन्ड देखा जा सकता है, ठीक है। अभिन्न सांस्कृतिक बंधन के रूप में एक दूसरे को जोड़ रहा है ये नॉर्थ ईस्ट के रीजन को गुजरात से, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। इसके अलावा इस तरीके के इवेंट्स होते हैं तो लोगों के मन में जो है वो पुराने जो हमारे सांस्कृतिक संदर्भ है उसके बारे में जागरूकता भी आती है, यंग जनरेशन जो है उससे सीख भी पाता है कि किस तरीके का हमारे यहाँ कल्चरल डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। और इसके साथ ही जो हमारी विरासत है, संस्कृति है, कला है, हस्तशिल्प है, पारंपरिक व्यंजन है, उनके बारे में भी ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता है। ये टूरिज्म को भी इंकरेज करेगा, बिल्कुल ठीक बात है। ये अंडरलाइन करता है किसको, भारत की यूनिटी और डाइवर्सिटी को, ठीक है ना, प्लूरलिज्म जिसको आप बोलते हैं। इसके बाद जो माधवपुर है ये आपकी साइट जो है 15th सेंचुरी की है, यहाँ पर जो टेम्पल है ना, माधव राव जी की, जो कि आपका एक फॉर्म ही है लॉर्ड कृष्णा का, ठीक है ना, तो 15वीं शताब्दी का मंदिर है, ठीक है। इसके बाद ये किससे संदर्भित है, तो जो वैष्णव जो हमारे यहाँ भक्ति काल का टाइम है उसमें जो आपका राम भक्ति मार्ग का एक शाखा था और दूसरा आपका जो है आपका कृष्ण भक्ति मार्ग का भी एक शाखा था। तो जो पुष्टि मार्ग वैष्णव हिंदू संप्रदाय है उनके जो संस्थापक थे वल्लभाचार्य, ठीक है ना, उन्हीं के संदर्भ में इसको जो है माधवपुर को सांस्कृतिक रूप में भी जो है जाना जाता है ना, उस तरीके से उनकी पहचान को यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये पुष्टि मार्ग वैष्णव हिंदू सेक्ट से रिलेटेड है ना, ठीक है, इसका ये भी इंपॉर्टेंस हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा स्वनिधि से समृद्धि है, तो इसको लॉन्च किया गया है एडिशनल 126 जिलों में, है ना, तो इसको देखेंगे शहरों में। तो इसके की पॉइंट्स क्या है, तो ये एडिशनल प्रोग्राम है पीएम स्वनिधि को जिसको लॉन्च किया गया था, ठीक है ना, 4 जनवरी 2021 को 125 सिटीज में फेज 1 में। ये कवर करेगा अप्रोक्सीमेटली 35 लाख स्ट्रीट वेंडर्स और उनकी फैमिलीज को। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है आपकी ये। इसके अंतर्गत सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट किया जाएगा। किसका किया जाएगा, जो रेहड़ी पटरी वाले होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, उनके कल्याण के लिए है आपके। तो उनकी फैमिलीज का जो है उसको जो है सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट से उनको सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाएगा। इंश्योरेंस बेनिफिट्स दिए जाएंगे जैसे कि पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति है, पीएम श्रम योगी मानधन योजना है ना, पेंशन वगैरह उससे दिया जाएगा। इस स्कीम का एम क्या होगा, तो इनको वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराना, किनको, रेहड़ी पटरी वालों को। और जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स है वो इसको इंप्लीमेंट करेगी पीएम स्वनिधि को। ये एक तरीके की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, 1 जून 2020 से लॉन्च किया गया था। इसका जो एम है वो सीधी बात है कि जिन स्ट्रीट वेंडर्स की जो रोजगार का जो आपका आयाम था वो छूट गया था पैंडेमिक के कारण, है ना, उनकी दुकानें बंद हो गई, अब उनको जो लॉस लग गया तो उनके पास वापस से कार्यशील पूंजी का अभाव है, तो वो कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल जो है लोन के रूप में स्ट्रीट वेंडर्स को उपलब्ध कराना, है ना, ये जो है। और इसमें जो है ये जो आपकी सफलता पूर्वक इसने 30 लाख का आंकड़ा भी प्रदान कर लिया है, मतलब पार कर लिया है, इतने लोगों को इन्होंने इसके थ्रू इस तरीके की वर्किंग कैपिटल के लिए लोन प्रोवाइड कर दिया है। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद इसकी 2 फोल्ड अचीवमेंट्स भी है। पहली चीज तो ये कि जो सेंट्रल डेटाबेस है स्ट्रीट वेंडर्स का और उनकी फैमिलीज का, है ना, तो वो आपका क्या है, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर है एक तरीके का, ठीक है। तो उसके लिए एक केंद्रीय डेटाबेस रेडी किया गया, है ना, और उसके आधार पर फिर सामाजिक आर्थिक संकेतकों को हम क्या कर सकते हैं, सशक्त कर सकते हैं। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद इस तरीके की ये अपने आप में पहली क्या है, स्कीम है जो इंटर मिनिस्ट्रियल, जिसमें कन्वर्जेंस प्लेटफॉर्म बनाया गया है ना, ठीक है। बहुत सारी इसमें सेंट्रल मिनिस्ट्रीज है जो आपकी इंडल्ज है, और इस तरीके की वेलफेयर स्कीम स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाया गया और उनकी फैमिलीज के लिए। इसकी इंप्लीमेंटिंग पार्टनर कौन है इस प्रोग्राम की, तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट है, तो अभी ये लोकसभा में पारित किया गया। ये जो एक्ट है आपका 2005 का है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज। तो इसमें सारे तरीके के वेपन्स आ जाते हैं जिसमें आप देखते हैं कि बहुत सारा डैमेज देखा जा सकता है मल्टी डायमेंशनली, जैसे आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बिल्डिंग में भी, नेचुरल स्ट्रक्चर्स में, माउंटेन्स में, बायोस्फीयर में, लोगों पे तो होगा ही, इंडिविजुअल में भी बहुत सारा जो है इसमें बहुत स्तर का, वृहद स्तर पर, व्यापक स्तर पर जो है नुकसान देखा जा सकता है। ये जो है आपके परमाणु, रासायनिक और जैविक आधार पे होते हैं ये आपके शस्त्र, है ना, जो एक बार में ही काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं व्यक्तियों को भी और प्रकृति को भी, ठीक है। सामूहिक विनाश में सक्षम शस्त्र इनको बोला जाता है। अब इनके की पॉइंट बताया जा रहा है। तो इसको 2005 में जो है इंप्लीमेंट किया गया था ताकि इनका जो अनलॉफुल जो भी आपका यूज किया जा रहा है ना,
जो अनलॉफुल आपकी एक्टिविटीज है उनसे रिलेटेड इस तरीके के वेपन्स जो है उनके डिलीवरी सिस्टम पे रोक लगाई जा सके, उनका जो है उन पर रोक लगाई जा सके, उन्हें प्रतिबंधित किया जा सके, उसके लिए ये एक्ट लाया गया था। अब समझिएगा कि ये एक्ट जो 2004 का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प है 1540, है ना, उसके अंतर्गत ये अंतरराष्ट्रीय दायित्व की पूर्ति के लिए इसको पारित किया गया था, ताकि जो भी नॉन स्टेट एक्टर्स है ना, उनके बढ़ने से उनके द्वारा जो आपको थ्रेट होता है ना, राज्य को, राज्य मतलब देश हो गया आपका, ठीक है ना, स्टेट, और आपका वैश्विक स्तर पे भी जो आपका उसके अंतर्गत जो खतरा है हमें सामूहिक विनाश वगैरह का, तो उसको जो है नियंत्रित किया जा सके, है ना, उस तरीके की टेक्नोलॉजी को, उस तरीके के हथियारों को जो है प्रतिबंधित किया जा सके, इसलिए जो है इसको लाया गया था। ये आप रेजोल्यूशन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का याद रख सकते हैं। अब ये लाया क्यों गया, तो ऐसा समझिएगा कि जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए जो चैलेंजेस है उनको एड्रेस करने के लिए लाया गया ये आपका, और ये सारे जो यूएन के आपके मेंबर्स हैं उनके लिए ये आपका बाइंडिंग ऑब्लिगेशन है, ठीक है। और ये यूनाइटेड नेशन के चार्टर का जो चैप्टर है आपका 7, वहां पर जो है आपका बाध्यकारी दायित्व की जो है बात वहां पर किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो आप देखेंगे तो जो ये चैप्टर 7 है, ये इंटरनेशनल पीस हो गई, सिक्योरिटी हो गई, है ना, उसी को जो है बनाए रखने के लिए है, और उसमें अगर किसी तरीके का प्रभाव पड़ता है तो उसके संदर्भ में कार्यवाही से संदर्भित है, ठीक है। अब इसके लिए जितने भी आपके यूएन के राष्ट्र हैं, जो आपके सदस्य राष्ट्र हैं, उन्होंने जो है इसको लागू करने के लिए इसको अनिवार्य कर दिया, है ना, कि जो भी आपके सामूहिक विनाश के लिए जो सक्षम शस्त्र है उनका जो प्रोलिफरेशन में प्रसार है उनको रोका जाए इफेक्टिवली, है ना, और उसको जो है बाइंडिंग में बनाया, अनिवार्य कर दिया गया। तो संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्य भारत भी है, इसलिए भारत ने भी 2005 में इस तरीके का एक्ट पारित कर दिया, और इसमें जैविक, रासायनिक, न्यूक्लियर वेपन सारे जो है इसमें संदर्भित है, इसमें संप्रेक्त है। 2005 में जब ये आपका एक्ट लाया गया तो इसमें इंटीग्रल लीगल मेजर्स को लिया गया, ताकि कंट्रोल किया जा सके इस तरीके के जो आपके मटेरियल है उनके एक्सपोर्ट को, है ना, इक्विपमेंट्स को, टेक्नोलॉजीज को, सबको प्रतिबंधित किया जा सके, ताकि इनको टेररिस्ट और नॉन स्टेट जो एक्टर्स हैं, है ना, वो इसको यूज ना कर पाए मास डिस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है। इस अभी जो है इस एक्ट में क्यों संशोधन की आवश्यकता पड़ी, तो सीधी बात है कि बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी, बढ़ती हुई प्रौद्योगिकी, इसके संदर्भ में जो है आपका रेलेवेंट बनाए रखने के लिए इसको कुछ नए जो है वहां पर प्रावधानों को संपृक्त करने की आवश्यकता वहां पर देखी गई। तो वर्तमान में जैसे इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने जो ये मास डिस्ट्रक्शन के संदर्भ में जो भी एक्ट है उनके प्रसार और उनकी वितरण प्रणाली से संदर्भित जो भी नियम थे उनका विस्तार किया। तो अंतरराष्ट्रीय मानकों से सिंक्रनाइज करने के लिए, है ना, उनसे जो है अलाइन करने के लिए, हमको उनसे सामंजस्य बनाए रखने के लिए हमको इस तरीके के अमेंडमेंट की आवश्यकता हुई। दूसरी चीज कि यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसने टारगेट किया फाइनेंशियल सैंक्शन को, क्योंकि जब वित्तीय वहां पर सैंक्शन लग जाएगा, जब उनके पास वित्तीय ही नहीं होगा, जिसको टेरर फंडिंग बोल रहे हैं, तब वो इस तरीके की नई टेक्नोलॉजी, इस तरीके के नए वेपन्स को कैसे बना पाएंगे, ठीक है ना। ये रिकमेंडेशन थी आपकी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, ठीक है, ताकि जो इस तरीके के वेपन से उनके प्रसार को रोका जा सके, उनकी डिलीवरी सिस्टम को जो है प्रतिबंधित किया जा सके। इसके अलावा यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दायित्व को पूरा करने के लिए, उनके वित्त पोषण पर रोक लगाने के लिए इस तरीके की जो हमारा एक्ट था उसमें संशोधन की आवश्यकता थी। अब जो 2022 का बिल है जो अभी लोकसभा में पारित किया गया उसको देख लेते हैं। तो ये प्रोहिबिट करता है सबसे पहले वित्तीयन को, किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जो वेपन्स को बनाने में जो है आपका उपयोगी है, जो आपका मास डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है या उनके डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो वहां पर इसका जो है वहां पर इसलिए जो है इस तरीके का यहाँ पर क्या किया गया है, अमेंडमेंट करके इस तरीके के पॉइंट को डाला गया है। इसके बाद ये एम्पावर करता है केंद्रीय सरकार को कि वो फ्रीज भी कर सकती है, सीज भी कर सकती है ऐसे फंड्स को, फाइनेंशियल एसेट्स को, इकोनॉमिक रिसोर्सेस को, है ना, प्रिवेंट करने के लिए इस तरीके के वित्तीयन को, ठीक है। तो इस तरीके की वो जो है वहां पर एक्शन ले सकती है। इसके अंतर्गत जो है वित्तीय संपत्ति, धन, आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए जो है कई तरीके के और भी रोकों को लगाने का प्रयास इसके अंतर्गत किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा माइक्रोप्लास्टिक से रिलेटेड है। तो अभी माइक्रोप्लास्टिक देखा गया कावेरी रिवर में, तो ये बोला जा रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो है उसने बोला कि ये जो है फिशेस के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। नॉर्मल सी चीज है, पूरी की पूरी जो है आपकी एक्वेटिक जो आपका बायोडाइवर्सिटी है उस पर भी ये नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। तो रिसेंट स्टडी जो पब्लिश हुई है आपकी जर्नल जो है आपका इको टॉक्सिलॉजी जो है आपकी, और टॉक्सिकोलॉजी और एनवायरमेंटल सेफ्टी, उसने रिवील किया है कि इस तरीके के जो प्रदूषक है, संदूषक है आपके माइक्रोप्लास्टिक वगैरह, तो इस तरीके के जो भी संदूषक वगैरह हैं वो कॉज करते हैं किसमें, कि जो फिशेज वगैरह हैं
उन पर जो है ये आपके ऋणात्मक प्रभाव डालते हैं, ठीक है ना। उसमें कई तरीके के विकार और दोष का कारण बनते हैं, जिसमें स्केलेटल डिफॉर्मिटी देखी जाती है, ठीक है, और कई तरीके के और दोषों को उत्पन्न करते हैं फिशेस के लिए। की फैक्ट्स क्या है इसमें, तो ये जो यूएस नेशनल ओशियानिक और एटमॉस्फेरिक जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है और यूरोपियन केमिकल एजेंसी है, उसने बोला कि ये जो माइक्रोप्लास्टिक है ना, माइक्रोप्लास्टिक जो है उसमें भी उन्होंने बोला जो 5 मिलीमीटर की जिनकी लेंथ होती है उससे कम, है ना, कम लंबाई के किसी भी प्रकार के ये जो प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं उनको ये बोला जाता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जांपल जैसे माइक्रो बेड्स जो है पाए जाते हैं पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, प्लास्टिक पैलेट्स जो यूज किए जाते हैं इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में, प्लास्टिक के फाइबर जो यूज किए जाते हैं नायलॉन वगैरह में, सिंथेटिक टेक्सटाइल में, है ना, तो उनको माइक्रोप्लास्टिक बोल रहे हैं। ये जो है आपके हार्मफुल होते हैं बहुत ज्यादा ओशियन और एक्वेटिक लाइफ के लिए, मैंने पहले ही बताया। इसको जब भी आप देखिए तो बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन से इस तरीके के टर्म्स को यूज करके टेक्निकली आप वहां पर जो है अपने आंसर राइटिंग में इस तरीके की चीजों को लाएंगे तो आप अच्छे मार्क्स को फेच करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो है आपका टॉक्सिक केमिकल्स इसमें पाए जाते हैं जो नुकसान करते हैं फिशेस को, उनके स्केलेटन डिफॉर्मिटी का कारण बनते हैं, है ना, और उनकी ग्रोथ पर भी जो है ऋणात्मक प्रभाव डालते हैं। अब यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि जैसे स्पीड के हिसाब से, जैसे कोई पानी जो है वो रुका हुआ है ना, तो और कोई पानी जो है उसका बहाव बहुत तेज है, किसी का कम है, तो जो आपका स्थिर जल है ना, जहां पर स्पीड बिल्कुल कम है, तो वहां पर जो पॉल्यूटेंट्स है, जो संदूषक है आपके, उनकी सांद्रता ज्यादा देखी गई है। इस तरीके से यहां पर क्या बताया गया कि जो अध्ययन किया गया उसमें बोला गया कि जो स्थिर जल है या धीमी गति से बहने वाला जो आपकी वाटर बॉडीज है, वहां पर जो आपके जो सांद्रता देखी गई संदूषकों की, प्रदूषकों की, है ना, वो ज्यादा है। और वहां पे जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है, जिसको आप बोलते हैं जल में घुलित ऑक्सीजन, जिसका उपयोग करते हैं वहां पर रहने वाले जलीय जीव अपने जैविक विकास के लिए, तो वो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन थी उसकी मात्रा बहुत ज्यादा कम थी, ठीक है ना। अब ये पता कैसे चला, तो जो आपके बायो इंडिकेटर्स है ना, वो जो है बताते हैं वाटर कंटामिनेशन को, जैसे आपका साइक्लोप्स है, आपका इकोलाई है, आपका स्पिरोचेट है, आपका स्पाइरोगाइरा है, आपका डैफनिया है, तो ये सब आपके जैव संकेतक हैं, उनके द्वारा ये सब पता किया गया। इसके अलावा इस अध्ययन के लिए रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक का भी यूज किया गया है। ये जो है आपकी एक तरीके की विश्लेषणात्मक तकनीकी है, जिसमें क्या किया जाता है, जो स्कैटर्ड लाइट होती है उसको यूज किया जाता है ना, स्कैटर्ड लाइट को यूज किया जाता है मेजर करने के लिए वाइब्रेशनल एनर्जी को, नॉर्मल सी चीज है, ठीक है ना। ये कैपेबल होती है आपकी किस तरीके से कि जो आपकी केमिकल कंपोजिशन है मटेरियल का, है ना, उसको ये उसकी जांच में ये आपकी कैपेबल होती है। ये जो रिसर्चर्स है उन्होंने ये भी देखा कि यहाँ पर जो आपकी अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स था उनको इन्होंने बोला कि ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज है जो फिश की सेल्स में पाई गई हैं, जो डेवलप करती हैं एक तरीके से, जो डेवलप्ड हो जाती है एक तरीके से एबनॉर्मली, और ये आपकी डैमेज करती हैं डीएनए को, है ना, डीएनए को डैमेज करने के लिए जानी जाती है वो आपकी, ठीक है। तो मछली की कोशिकाओं में जो पाया गया प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजाति नामक एक अस्थिर अणु, तो वो असामान्य रूप से डेवलप हो गया और ये डीएनए को भी नेगेटिव जो है, नेगेटिवली वहां पर डीएनए को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है, नेगेटिव इंपैक्ट उस पर डाल सकता है। इसके बाद माइक्रोप्लास्टिक जो है आपका जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, उन पे भी पाए जाते हैं, है ना। इसमें जो है केमिकल जो पाए जाते हैं वो साइक्लोहेक्सिल ग्रुप के होते हैं, ठीक है ना, जो एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज किए जाते हैं, है ना, ठीक है। नॉर्मल सी चीजें, इसको देख जाइएगा। इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट डन किया गया, ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो एम्ब्रॉय में किया गया, किसके, जेब्रा फिश के, ठीक है ना। ये जो पॉल्यूटेंट है आपके वो वाटर में जो पॉल्यूटेंट है ये डीएनए डैमेज के लिए जो है वो बिल्कुल क्या है, डीएनए डैमेज कर सकते हैं, वो अर्ली सेल डेथ का कारण बन सकते हैं, हार्ट डैमेज कर सकते हैं, और उसके साथ ही जो फिशेस की मोर्टेलिटी रेट है उसको भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ये इनसॉल्युबल होंगे वाटर में, ठीक है। इनको मेजर सोर्स भी माना जाता है माइक्रोप्लास्टिक को मरीन पॉल्यूशन का। तो मेजर सोर्स क्या है माइक्रोप्लास्टिक के, तो अनट्रीटेड सीवेज है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, रिलीजियस ऑफरिंग रैप्ड है, जो आपके नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक को यूज करके जिनको फेंका जाता है पानी वगैरह में, ठीक है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा फेज है एमसीक्यू से रिलेटेड है। पहला जो हमारा एमसीक्यू है आज का, इसमें ट्राई के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा ट्रू है। तो जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसको स्टैब्लिश किया गया 20 फरवरी 1997 को, जो एक्ट लाया गया, ट्राई एक्ट जो है आपका 1997 का, बिल्कुल ठीक है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, 2 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं,
ठीक है। इसके अध्यक्ष और जो अन्य सदस्य हैं 3 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तब तक अपने पद पर बने रहेंगे, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है। तो सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है, क्योंकि इसमें करेक्ट ऑप्शन को हमको पिक करना था। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, इसमें एम के बारे में, अटल इनोवेशन मिशन के बारे में पूछा गया है और बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ये कि ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है जो सेटअप किया गया नीति आयोग के द्वारा 2016 में। इसका जो एम है वो प्रमोट करना है ना, किस तरीके का कल्चर, इनोवेशन का और इंटरप्रेन्योरशिप का पैन इंडिया कंट्री में, पूरी कंट्री में। तो दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है। तीसरा ये कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि इसको कंटिन्यू बनाए रखें हम एम मिशन को टिल मार्च 2023 तक। बिल्कुल ठीक है ये स्टेटमेंट भी। इसके बाद जो लास्ट यहाँ पर स्टेटमेंट है कि इसमें फोकस क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में भी है और इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में भी है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट ट्रू है और ट्रू ही स्टेटमेंट हमको पिक करना था, तो इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।